नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एसआर एजुकेशन फंडा में। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी साइंस की जीके। इसी क्रम में पढ़ेंगे आज विद्युत। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबे ना हो। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं। इसमें आप 60 एमसीक्यूज पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में भी आप लगभग 60 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आप इसमें 120 प्लस एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है, किसी चालक में से प्रवाहित वायु, किसी चालक में से प्रवाहित जल और किसी चालक में से प्रवाहित आवेश, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विद्युत धारा जो होती है ना, वो होता है किसी चालक में से प्रवाहित आवेश। क्या? आवेश, मतलब Q। ठीक है, ये होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा का सतत और बंद परिपथ कैसा होता है? देखिए, ये जैसे परिपथ है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो एकदम यहां से यहां तक सतत है और बंद परिपथ है। ठीक है, ऐसे परिपथ को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विद्युत परिपथ। क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ। बंद क्यों है मैं बता देता हूं। देखिए, इसमें ये सेल लगा हुआ है, यहाँ ये बल्ब है, यहाँ एमीटर है और ये जो है ना, ये कुंजी है। यदि ये डॉट नहीं लगा होता तो ये खुला हुआ परिपथ हो जाता, यानी कि इसमें विद्युत धारा नहीं बहती। तो ये डॉट है, इसका मतलब ये कैसा हो गया आपका? बंद परिपथ। बंद परिपथ का मतलब है इसमें होके धारा बह रही है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, विद्युत धारा क्या है? आवेश का प्रवाह। किसी चालक में आवेश का प्रवाह। अब ये कहता है आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है, Q आवेश और इसकी दर यानी समय के साथ मापी जाती है, Q/T। इसे क्या कहा जाता है? आवेश प्रवाह की दर को, इसे कहा जाता है विद्युत धारा। ये परिभाषा हो गई एक तरीके से। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, इसको क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को बहने की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा के बहने की दिशा कौन सी मानी जाती है? तो आपको ये याद रखना है, विद्युत धारा के जो बहने की दिशा है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत रहती है। कैसी मानी जाती है? विपरीत मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। ठीक है, ऑप्शन बी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है कूलाम। क्या है? कूलाम। आवेश को क्या लिखते हैं? Q, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, जिसे डिनोट करते हैं C से। किससे? C से। यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से T समय में कुल आवेश Q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को लिखा जा सकता है। सिंपल है, मैंने बताया था आपको, Q आवेश है, ये प्रवाहित हो रहा है, और दर क्या है? यानी समय के साथ लिया जाता है। तो I जो विद्युत धारा है वो क्या है? I है आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है, समय के साथ, है ना। तो इजी है, क्या हो जाएगा? I बराबर Q/T। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण होगा। क्या पूछा है? विद्युत आवेश यानी कि Q पूछा है। दिया क्या है? I बराबर दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक है, और कितना समय दिया है? 10 मिनट, यानी कि T कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। तो मिनट को तो सबसे पहले सेकंड में परिवर्तित कर लेंगे, 10 इंटू
60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मूले की ओर। तो आपने पढ़ा था I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। बहुत आसान है। यहाँ पे आपसे पूछा है Q क्या है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I और ये इंटू T। ठीक है, I मल्टीप्लाइड बाई T। तो अब देखिए I दे रखा है 0.5 और T कितना हो गया 600 सेकंड। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 300। और आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है कूलाम, तो यहाँ क्या लगा देंगे C, 300 C। तो आंसर हो जाएगा हमारा 300 कूलाम, ऑप्शन बी। इजी है। चलिए, एक कूलाम का मान होता है, एक कूलाम का मान यहां दे रखा है इलेक्ट्रॉनों के बराबर। तो कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, एक कूलाम का मान जो होता है वो होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। यह आपको ध्यान रखना है, कितने 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम की वैल्यू, एक कूलाम की जो वैल्यू है वो इतनी होती है। चलिए नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो हमने पढ़ा था एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर था 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब यहां पूछा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड कर दो कूलाम को, कितने इलेक्ट्रॉन है उससे, तो एक इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा। ठीक है, तो 1/6 × 10⁻18 एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, ये कूलाम सी। ठीक है, तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 6 से यहां डिवाइड करोगे। ठीक है, इसको आप कर दो यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 से डिवाइड करोगे आप इसको, तो 10 कर दिया आपने। ठीक है, ओके। अब ये हो गया 10⁻19, इसको मिला के तो क्या हो जाएगा 10/6 × 10⁻−19, क्योंकि ऊपर जाएगी तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसे डिवाइड करोगे तो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, तो देखिए कहाँ है आंसर, ये रहा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हुआ 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है एम्पियर, जिसे ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापनी हो तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो होता है हमारा एमीटर। ये क्या है, ए जो लिखा हुआ है ये क्या है एमीटर। तो इस परिपथ की यदि विद्युत धारा मापनी है तो किससे मापेंगे, एमीटर से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका एमीटर। कहीं कहीं ये भी लिखा होता है एमीटर भी, वो भी ठीक है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर को कैसे संयोजित किया जाता है, मैंने अभी बताया था आपको, याद करिए। चलो फिर भी दोबारा बता देता हूँ, सर्किट देख लो। ये देखो विद्युत परिपथ कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ के बाद यहाँ, ये कैसा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ऐसे करके ऐसे जुड़ा होता तो वो कौन सा क्रम हो जाता, वो हो जाता समानांतर क्रम। लेकिन जो एमीटर है वो समानांतर क्रम में नहीं जुड़ता है, किस में जुड़ता है, वो जुड़ता है श्रेणी क्रम में। कैसे में, श्रेणी क्रम में, एक के बाद एक जो जुड़ता है उसे कहते हैं श्रेणी क्रम, ऐसे। ठीक है, और ऐसे जुड़ेगा इससे अलग से जाके, जैसे वोल्ट मीटर है वो, तो इसे क्या कहेंगे हम, समांतर क्रम, क्योंकि इसके समांतर हो गया ना ये। ठीक है, तो ये हुआ आपका श्रेणी क्रम। एमीटर किस में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। एक विद्युत परिपथ जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित होगी। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
ये जो है ना, ये सारी चीजें ये आपको उलझाने के लिए दी हुई होती है। परिपथ में जो धारा है वो कौन सी दिशा में प्रवाहित होगी, वो सेल से डिफाइन हो जाती है। किससे? सेल से। ठीक है, यहाँ देखो ये सर्किट है ना, ये सेल है, ये क्या है? सेल, या कह लो बैटरी। ठीक है, एक सेल होता है ऐसे प्लस और ये छोटा वाला माइनस। ठीक है, ये सेल ऐसे, इसको 2-3 में जोड़ दो, ऐसे एक सेल यहाँ जोड़ दिया, फिर एक और जोड़ दिया, फिर ऐसे जोड़ दिया, तो ये हो जाती है बैटरी, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये क्या है? बैटरी। ठीक है, ये सेल कह लो या बैटरी कह लो, सेल छोटा होगा और बैटरी बड़ी हो जाएगी। कई सेल जोड़ दीजिए, बैटरी हो जाएगी। तो ये जो सेल है ना, इसके प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर बहती है। किधर बहती है? प्लस से माइनस सिरे की ओर। इस डायरेक्शन बना रखिए आपको। ठीक है, ये धारा की दिशा होगी। तो आंसर हो जाएगा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। आंसर ए। धातु से बने तार में आवेश प्रवाह का कारण होता है। धातु से बने तार में आवेश प्रवाह का कारण क्या होता है? तो ये धातुएं होती है ना, इनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही इनमें आवेश प्रवाह का कारण होता है। आपको ये ध्यान रखना है। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमने पढ़ा था अभी, सेल जो होते हैं उसके प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। ठीक है, और दूसरा है विभव। विभव जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, तो आंसर होगा आपका उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी। किसी धारावाही चालक से प्रवाहित धारा एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है, या नहीं सदिश है नहीं अदिश है। तो देखिए, धारा जो होती है ना हमारी, उसमें क्या होता है, हमें परिमाण तो पता होता है। परिमाण यानी वैल्यू, उसकी माप जो होती है कि ये 5 एम्पियर है या 10 एम्पियर है, इस टाइप से उसकी वैल्यू तो होती है, लेकिन दिशा पता नहीं होती है। कभी भी आप तार में देखते हो, कभी दिशा का पता होता है आपको, राइट साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है ना। तो सदिश राशि जो होती है उनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और अदिश राशि जो होती है उनमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण। तो धारा क्या है? धारा आपकी अदिश राशि है। समान आवेशों में होता है। समान आवेशों में क्या होता है? समान आवेश यानी कि प्लस प्लस है मान लीजिए, तो इनमें क्या होगा? इनमें होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण, या कह लीजिए इसको विकर्षण। तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, इनमें क्या रहता है? इनमें प्रतिकर्षण पाया जाता है। प्लस माइनस होगा तो आपस में आकर्षण, और सेम आवेश है उनमें क्या पाया जाएगा? प्रतिकर्षण या विकर्षण। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे विकर्षण। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें कहते हैं चालक। क्या कहते हैं? चालक। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है बताइए? अभी मैंने बताया था आपको, धातुओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके कारण धातु में क्या होता है? धारा बहती है। तो यही कारण है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए विद्युत की सुचालक होती है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चालक का उदाहरण है? ये जो नीचे दिए हुए इनमें से विद्युत चालक का उदाहरण कौन कौन सा है? विद्युत चालक पूछा है, तो देखिए अम्ल दे रखा है, लवण के जलीय विलयन दे रखे हैं, और चांदी दे रखी है ना। तो चांदी तो धातु हो गई, और ये तो सबसे अच्छी सुचालक है, तो ये तो है ही। ठीक है, अब अम्ल चलिए, तो अम्ल क्या होता है? जैसे HCl ले लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है? ये डिसोसिएट होता है H प्लस में और Cl माइनस में। तो जब भी डिसोसिएट होगा जो चीज, उसमें धारा बहेगी। ठीक है, इसी टाइप से लवण के जलीय विलयन, जैसे लवण मान लो आपने सॉल्ट ले लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड,
ठीक है। इसको यदि जल में घोल दिया आपने तो ये क्या होगा, ये भी Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, इनका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, इनमें भी धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका अम्ल भी होगा, लवणों के जलीय विलयन भी होंगे और चांदी भी होगी। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। किसी चालक तार में आवेशों का प्रवाह केवल तभी होता है जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है। इस वैद्युत दाबांतर को क्या कहा जाता है? तो मान लीजिए कोई सर्किट है और उस सर्किट में विद्युत धारा क्यों बहेगी, बताइए क्यों बहेगी, बताओ। तो इसलिए बहेगी, यहां पे वैद्युत दाब मान लीजिए ज्यादा है ना, और यहां पे वैद्युत दाब जो है वो क्या है, कम है। तो धारा कैसे बहेगी, इधर से इधर। ठीक है, अब आप देखिए, क्योंकि यहां पे जैसे सेल मैंने लगा दिया है तो धारा प्लस से माइनस की ओर ऐसे बहेगी, कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर बहेगी। ठीक है, तो ये जो अंतर है ना, ये दाब में अंतर, ये क्या कहा जाता है, ये दाबांतर कहा जाता है विभवांतर। क्या कहा जाता है, विभवांतर, यानी कि विभव में अंतर। ठीक है, दाबांतर, वैद्युत दाबांतर। किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है। किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। अभी पढ़ा था हमने, एक तो विभवांतर होना चाहिए, दूसरा इसमें दे रखा है चालक सिरों के बीच तापमान में अंतर 0 होना चाहिए। नहीं, तापमान में अंतर चलता है, 5 डिग्री 10 डिग्री कोई इश्यू नहीं है। तो धारा प्रवाह तो तब भी होगी जब तापमान में अंतर 0 होगा या फिर तापमान में अंतर 5-10 डिग्री का होगा। दूसरा है चालक सिरों के बीच तापमान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो वही बात हो गई, ये तो पहला सेंटेंस है भाई। नेक्स्ट क्या दे रखा है, चालक सिरों के बीच विभवांतर 0 होना चाहिए, ये गलत है। V जो है ना, V 0 नहीं हो सकता, V 0 होगा तो धारा नहीं बहेगी। तो V जो है विभवांतर वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा है चालक सिरों के बीच विभवांतर 0 नहीं होना चाहिए, जो V है वो 0 नहीं होगा, यानी कि विभवांतर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा चालक परिपथ में विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है? तो देखिए, जैसे ये चालक है और ये चालक के दो सिरे हैं, दो सिरों में जो डेल्टा V है ना, इसको हम जनरली V से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये यदि 0 है तो धारा नहीं बहेगी। ठीक है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, धारा बहने के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या कहता है कि किसके द्वारा चालक परिपथ में विभवांतर उत्पन्न किया जाता है? तो ये होता है शेल। क्या होता है, शेल कह लीजिए, या बैटरी आप कह सकते हो, बैटरी लगा सकते हैं, या सेल। जनरल सेल यूज आता है टर्म में, यानी प्लस और माइनस जो हमने पढ़ा ना, ये माइनस। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल। ऐसे ऐसे लिख दीजिए, प्लस और ये छोटा ये माइनस से रहा। ठीक है, ये विभवांतर पैदा करता है। क्या है, सेल। ऑप्शन डी। सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करने का कारण है, अब जो ये सेल होता है इसके जो सिरे हैं प्लस और माइनस, इनके बीच विभवांतर उत्पन्न करने का क्या कारण है? रासायनिक अभिक्रिया। ये जो सेल होते हैं ना, इनमें अंदर जो मटेरियल भरे होते हैं केमिकल्स, वो अभिक्रिया करके विभवांतर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आंसर हुआ रासायनिक अभिक्रिया। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रिक्त स्थान खर्च करता है। क्या चीज खर्च करता है सेल? सेल जो होता है, तो सेल अपनी रासायनिक ऊर्जा को खर्च करता है। किसको? रासायनिक ऊर्जा को। तो आपने देखा होगा कई बार आपके जो घरों में बैटरी यूज की जाती है, उसके जो सेल होते हैं, है ना, वो हम कहते हैं कि अब ये सेल जो है आपके वो डिस हो गए हैं, है ना। तो इसे क्यों डिस हो जाते हैं? ये जो इसमें मटेरियल भरा होता है ना अंदर, ये धीरे धीरे रिएक्ट करके और ये खत्म हो जाता है। एक तरीके से ये सारा रिएक्शन कर चुका होता है, तो ये हम कहते हैं ये डिस हो गया है ना, डिस हो गया है, डिम हो गया है। तो वो क्या करते हैं, अपनी रासायनिक ऊर्जा को खर्च कर देते हैं आपस में अभिक्रिया करके। ठीक है, तो विद्युत धारा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, सेल अपनी रासायनिक ऊर्जा को खर्च करते हैं।
एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? कार्य एकांक आवेश था। इस एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किए गए कार्य को कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक है, तो आपको याद रखना ये हुआ विभवांतर। आवेश Q को चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तो चालक के दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को लिखा जा सकता है। तो विभवांतर को लिखा जा सकता है किया गया कार्य अपॉन आवेश। ठीक है, W अपॉन Q। क्या हुआ? W अपॉन Q। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? इसका होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर क्या है? 1 वोल्ट बराबर क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था विभवांतर V इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, तो 1 V का मतलब क्या हो जाएगा? 1 W को हम जो कार्य है उसे क्या कहते हैं? जूल में, है ना, जूल में मापते हैं। तो 1 जूल अपॉन आवेश को 1 कूलाम लिख सकते हैं, है ना, तभी जाके होगा 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। 1 जूल अपॉन 1 कूलाम कौन सा है? ऑप्शन ए, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? विभवांतर को कौन सा यंत्र मापता है? ये होता है वोल्ट मीटर। कौन सा? वोल्ट मीटर। ऐसे ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे प्लस माइनस V लिखते हैं गोल में, जो आपका जो राउंड है सर्किल, इसमें V, और इधर उधर ये वायर से ऐसे जुड़ा होता है, 2 सिरे, एक प्लस और एक माइनस। विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना हो तो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाएगा? तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। जैसे मान लीजिए मुझे ये परिपथ है, मैं वैसे ही बना रहा हूं इंडिकेटिव। ठीक है, मान लीजिए यहाँ सेल है और ये यहाँ आपने एक प्रतिरोध लगा रखा है ऐसे। ठीक, अब इसके सिरों पे आपको विभवांतर मापना है इन 2 सिरों के बीच में। तो कैसे करेंगे? वोल्ट मीटर को इसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस सिरा, ऐसे, ये वोल्ट मीटर हो गया आपका। तो इसे हमेशा वोल्ट मीटर है उसे कहाँ जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि एमीटर जो होता था उसे कहाँ जोड़ा जाता था? उसे जोड़ा जाता था श्रेणी क्रम में। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश है, इसको ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो आपको क्या दे रखा है? वोल्ट यानी V। ठीक है, कितना? 12। ठीक है, और Q आवेश दे रखा है 2 कूलाम। ठीक है, अब क्या पूछा आपसे? कार्य W पूछा है। तो V, Q और W में संबंध क्या था? आपको पता था, जो विभवांतर होता था वो आवेश को ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता था, W अपॉन Q। ठीक है, तो रख दीजिए आप वैल्यू। तो देखिए दिया हुआ है V इक्वल टू 12 और Q इक्वल टू 2 कूलाम। ठीक है, तो 12 इक्वल टू W अपॉन 2। ठीक है, अब यहां से क्या निकल जाएगा? 12 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा? 24 जूल। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, 24 जूल। चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से बैटरी का प्रतीक कौन सा है? बैटरी का प्रतीक पूछा है, तो बैटरी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये किसका है? ये हुआ सेल का। ठीक, और ये कई सेल जोड़ दिए हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। ठीक है, तो ये क्या बन गई आपकी? बैटरी। ठीक, ये क्या है? ये खुली कुंजी,
इस स्थिति में धारा नहीं बहेगी। ठीक है, ये क्या है, बंद कुंजी है, बंद कुंजी या प्लग। ठीक है, इस स्थिति में परिपथ में धारा बहेगी। ठीक है, तो यहां पूछा हमें बैटरी का प्रतीक, ये हुआ ऑप्शन बी बैटरी का प्रतीक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रतिरोधक का प्रतीक कौन सा है। प्रतिरोधक का प्रतीक कौन सा है, तो प्रतिरोधक का प्रतीक होता है जिगजैग, ऐसे। ठीक है, तो कौन सा हो गया, डी, ऑप्शन डी। ये किसका हो गया, ये प्रतिरोधक का हो गया। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, ये है बल्ब, ये वाला ज्यादातर ये यूज किया जाता है। ठीक है, ये हुआ बल्ब का। ये क्या हुआ, ये तार संधि है, संधि जो जुड़े हुए हैं, आपने देखा ना, एक तार है यहां से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, ये पास किया हुआ तार है बिना संधि के। ठीक है ना, जहां पे संधि होगी तो ये डॉट बना होगा, और ये ऐसे जो बिना संधि के जो क्रॉसिंग जो होती है वायर की, उसको ऐसे शो करते हैं। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से धारा नियंत्रक का प्रतीक कौन सा है। धारा नियंत्रक का प्रतीक कौन सा है, धारा नियंत्रक का प्रतीक है ये। ठीक है, या तो इसमें जो प्रतिरोध का जो निशान होता है उसमें या तो ऐसे तीर लगा दीजिए, या फिर इस टाइप से तीर लगा रहेगा। ठीक, मुड़ा हुआ, ये हो जाएगा धारा नियंत्रक। ये प्रतिरोध का आप पढ़ चुके हैं, ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, नियत ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है, तो यह कह रहा है एक नियत ताप पर विद्युत परिपथ में तार के दो सिरों के बीच जो विभवांतर है V, वो अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है किसके बराबर, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। V अनुक्रमानुपाती है I के। ये कौन सा नियम है कि विभवांतर जो होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये है ओम का नियम। किसका नियम, ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम ये कहता है, और यहां से निकलता है आपका V बराबर आई आर। जब इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पे R एक नियतांक के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका समीकरण ओम का नियम, V बराबर आई आर, या V अनुक्रमानुपाती I आप याद रखिए। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, वह है, उन्हीं शब्दों में कहा है। देखिए क्या कहा था, ओम का नियम क्या था, विभवांतर समानुपाती होता है आई के। ठीक है, अब ये जो विभवांतर है इसके नीचे यदि हम आई को ले आए, है ना, ठीक है, तो यहाँ अनुक्रमानुपाती रह जाएगा, तो इसको हटा के इसके बराबर में क्या आ जाएगा, कोई नियतांक। नियतांक क्या है, वो है आर। ठीक है, कांस्टेंट। और ये आर को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रतिरोध। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार ये भी कह सकते हैं कि विभवांतर और धारा का अनुपात जो होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है। निम्नलिखित में से ओम का नियम है, तो समीकरण में आपको बता चुका हूं क्या था ओम का नियम, V अनुक्रमानुपाती I के, अनुक्रमानुपाती को हटाओगे V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। किसी चालक का वह गुण जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है रिक्त स्थान कहलाता है। जो विरोध करता है वो क्या कहलाता है, वो कहा जाता है प्रतिरोध। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध, आर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका ओम। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के रिक्त स्थान होती है। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो विद्युत धारा आपने अभी पढ़ा था V अनुक्रमानुपाती I के।
ठीक है, और V बराबर I R, ठीक है। ये कहता है विद्युत धारा और प्रतिरोध इनमें संबंध क्या है ना। तो V अपॉन यदि I आ जाए तो बराबर R कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे R अपॉन 1 लिख दो इसको। तो देखिए R के क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, जस्ट R ऊपर है और I नीचे है। तो इसका मतलब हो गया व्युत्क्रमानुपाती। क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती लिखा जा सकता है 1 अपॉन I ये और R, ठीक है। तो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यदि किसी प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो जाएगी। तो देखिए हमने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, यानी कि V अपॉन I विभवांतर और धारा का अनुपात वो प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। अब ये देखिए आप यहाँ पे आके देखेंगे आप, तो इसका मतलब ये होगा जब प्रतिरोध बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, वो घटेगी, ठीक है। और प्रतिरोध जब घटेगा तो धारा क्या होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है। अब ये कहता है कि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए, तो यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर देंगे तो धारा कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जस्ट आधी हो जाएगी, ठीक है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन के विद्युत परिपथ के विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं, बताइए। स्रोत की वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। तो परिपथ के विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे, तो वहां पे क्या करेंगे, हम ये लगा देंगे। आपने पढ़ा था ना धारा नियंत्रक, ऐसे या तो इस टाइप से उसमें तीर लगा था या इस टाइप से, इसे क्या कहते थे, धारा नियंत्रक, या दूसरे शब्दों में कहते हैं इसे परिवर्ती प्रतिरोध। क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध लगा देंगे, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो भी यही होता है। अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था वो यही है, धारा नियंत्रक। क्या है, धारा नियंत्रक, या क्या पढ़ा था हमने पिछले में, देखिए परिवर्ती प्रतिरोध। यदि किसी चालक तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसमें प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि चालक तार है उसकी लंबाई पहले 1 मीटर थी और वो यदि 2 मीटर कर दी जाती है, तो जो उसमें प्रवाहित धारा है ना वो क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। क्या रह जाएगी, आधी। क्योंकि जब चालक की लंबाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। तो उसका प्रतिरोध लंबाई बढ़ने पर जस्ट डबल हो जाएगा, तो धारा कैसी हो जाएगी, आधी रह जाएगी। विद्युत परिपथ में यदि समान पदार्थ व समान लंबाई का मोटा तार जोड़ दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि जो तार है, मान लीजिए इसकी मोटाई इतनी थी और अब इसकी मोटाई डबल कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है मोटाई, तो मोटाई बढ़ाने पर क्या होगा, मोटाई बढ़ाने पर देखिए इसमें जो आवेश हैं वो ज्यादा होंगे, यानी कि धातु का तार है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, धारा भी ज्यादा प्रवाहित हो, ठीक है। तो विद्युत धारा का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रवाहित धारा का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए। किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध, चालक की लंबाई बढ़ाने पर 1 मीटर थी, अभी अपन इसको 2 मीटर कर दें तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। R जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, और धारा क्या होगी, इसमें धारा घटती है, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध पूछा है, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, तो हमने अभी पढ़ा था चालक की लंबाई पर बिल्कुल निर्भर करता है। चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है।
चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसकी मोटाई जैसे जैसे बढ़ती है, अनुप्रस्थ काट बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और थर्ड है चालक पदार्थ की प्रकृति पर, इसकी प्रकृति पर, तो प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। धातु जो है चालक है या अर्धचालक है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो जो धातु है या फिर मिश्र धातु है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से विद्युत प्रतिरोधकता के लिए कौन सा समीकरण सही है? विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता होती है रो। ठीक है, ये क्या है, रो। ठीक है, तो ये इसके लिए कौन सा समीकरण सही है? इसके लिए समीकरण सही है आपका R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आया कहां से? क्योंकि जो प्रतिरोध होता है ना वो अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के, लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है ना, और व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के, एरिया के। ठीक है, यहां से आया। तो इसको जब बराबर में करेंगे तो यहां ये नियतांक आ जाएगा इनका और ये L अपॉन ए आ जाएगा। तो यहां से आता है ये प्रतिरोधकता। क्या आती है? प्रतिरोधकता। R इक्वल टू रो L अपॉन ए। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक निकालना मैं आपको बता देता हूं, बड़ा आसान है। R इक्वल टू हमने पढ़ा रो L अपॉन ए। ठीक है, अब यहां से आप ये रो को एक साइड रखिए। ठीक है, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो, एल को ले आओ नीचे आर के। ठीक है, तो आर ए अपॉन एल है ना। आर किस में आएगा? ओम में। ठीक है, और ए किस में आएगा? ए आएगा मीटर स्क्वायर में, है ना, और एल आता है मीटर में। तो 1 मीटर से 1 मीटर ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया इसका? ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? ओम मीटर। किसी चालक की प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है? किन कारकों पर निर्भर करती है चालक की प्रतिरोधकता? तो प्रतिरोधकता जो होती है वो निर्भर करती है केवल चालक पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर? चालक पदार्थ की प्रकृति पर। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता ताप परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो है वो ताप के साथ साथ परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा सामान्यता क्या होती है? मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक नाइक्रोम है, ये 4 धातुओं से मिलकर बना होता है। तो नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता है वो जो 4 धातुएं हैं इनमें से एक एक से सबसे कैसी होगी? प्रतिरोधकता ज्यादा होगी। ठीक है, कैसी होगी? ज्यादा होती है। तो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो ज्यादा होती है अपनी अवयवी धातुओं की तुलना में। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी यहाँ पे? तो यहाँ देखिए, अधातु, मिश्र धातु या धातु। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रतिरोधकता है वो हो जाएगी किसकी? अधातु की। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित पदार्थों में से सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता किसकी होगी? जो दे रखे हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किसकी होगी? तो देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रतिरोधकता होगी वो होगी कुचालक की। किसकी? कुचालक या अधातु की। ठीक है, तो देखिए सिल्वर यानी चांदी, इसकी तो सबसे ज्यादा होती है चालकता, यानी प्रतिरोधकता इसकी तो क्या होगी? सबसे कम होगी, मिनिमम इसी की होगी। ठीक है, फिर कॉपर, ये भी धातु है। नाइक्रोम, ये मिश्र धातु है, इसमें इन दोनों की तुलना में ज्यादा प्रतिरोधकता होगी। फिर है शुष्क कागज। शुष्क कागज ये क्या है? कुचालक है, अधातु है ना। ठीक है, तो
इसकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। निम्नलिखित पदार्थों में सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता किसकी होगी? सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता यानी सबसे ज्यादा चालकता। प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के उल्टे हैं, ध्यान रखना। प्रतिरोधकता बढ़ती है तो चालकता कम होती है, ठीक है। तो चालकता सबसे ज्यादा किस में होगी? सिल्वर में। इसका मतलब सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता किस में होगी? सिल्वर में यानी चांदी में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मिश्र धातु नाइक्रोम निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्रण है? इसमें से ये पूछा गया है कई बार कि नाइक्रोम कितने धातुओं का मिश्रण है, तो ये होता है 4 धातुओं का, ठीक है। ये होती है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। कौन कौन सी? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में अवयवी धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। इसका कारण है, तो जो जैसे ये हीटर है आपका, विद्युत इस्त्री है, टोस्टर है, इनमें विद्युत तापन युक्ति जो बनाई जाती है उसमें मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। उसका कारण क्या है? एक तो कारण है कि उनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है तो वो हीट होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा होता है ये जो मिश्र धातु हैं इनका उच्च ताप पर उपचयन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन या दूसरे शब्दों में कहो दहन। ये कुछ भी दिया जा सकता है यहाँ से। ऑक्सीकरण नहीं होता, उपचयन नहीं होता, या दिया जा सकता है दहन नहीं होता। उच्च ताप पर भी दहन नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, क्योंकि मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर उपचयन नहीं होता। विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु के बने होते हैं? विद्युत बल्ब के जो तंतु हैं वो किस धातु के बने होते हैं? वो बने होते हैं टंगस्टन के। किसके? टंगस्टन के। इस वाले पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत संचरण के लिए उपयोग किए जाने वाले तारों के निर्माण में सामान्यतः किन धातुओं का प्रयोग होता है? विद्युत संचरण के लिए जो विद्युत सप्लाई की जाती है उन तारों में किसका यूज होता है ज्यादातर? यहाँ दे रखा है सिल्वर और गोल्ड। तो ये तो बहुत महंगे हैं इकोनॉमिकली, हालांकि बहुत अच्छे विद्युत के चालक है सिल्वर, है ना, लेकिन ये बहुत महंगे हो जाएंगे। टंगस्टन तथा मरकरी, इनका भी नहीं होगा। लेड, क्रोमियम। तो जो यूज है वो किसका होगा? कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे वायर में सब में कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज होता है। तो चलिए, यहाँ होता है आपका पार्ट 1 समाप्त। तो इसमें पढ़े आपने लगभग 60 MCQs, ठीक है। नेक्स्ट में हम 61वें नंबर से शुरू करेंगे और 120 प्लस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। 61 से 120 या इससे ज्यादा, पार्ट 2। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए शुभ दिन, शुभ रात्रि, शस्य काल, सबा खैर।